Welcome buddies to my YouTube channel Unique Class Chemistry Physics Class 12 Chapter number 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आज का लेक्चर पार्ट नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ सम मेटल्स, नॉन मेटल्स या कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एट्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट विद लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की लिमिटेशन ये है कि अगर हम टेम्परेचर वेरी कर जाएगा ओम्स लॉ में, तो मेटल्स जो हैं वो हीट अप होना शुरू कर देंगे और डिसकंटिन्यू कर देंगे ओम्स लॉ को फॉलो करना। मतलब अगर हम वोल्टेज या करंट दोनों में से कुछ भी बढ़ाते हैं तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करना छोड़ देंगे, क्योंकि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, तो दोनों अगर बढ़ते हैं उससे टेम्परेचर में वेरिएंस आता है तो मेटल्स हीट अप हो जाएंगे और डिसकंटिन्यू कर देंगे टू फॉलो ओम्स लॉ। सबसे पहली बात आती है मेटल्स की। कोई भी मेटल अगर हमारे पास जो है ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता तो हम उसको कहेंगे नॉन ओमिक मेटल। सेकेंड हमारे पास आता है डायोड। डायोड हम सेमीकंडक्टर्स जो है चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, यूनिट नंबर 7 है हमारे पास, उसमें हम डायोड का पूरा चैप्टर जो है उसमें पढ़ेंगे। सो डायोड भी नहीं फॉलो करता है ओम्स लॉ को अगर V और I में कुछ चेंजेस किए जाएँ तो, क्योंकि अब यहाँ पर ये एक डायरेक्शन में देगा कि अगर हम मान लें कि हमने 2 एम्पियर का करंट दिया, सो उसे 5 वोल्ट का जो हमारे पास वोल्टेज आया, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं करेगा ये फॉलो। तो ये एक इसकी और सिग्निफिकेंस है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जो करता है वो नेगेटिव में भी नहीं करता है। थर्ड हमारे पास आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो भी V और I अगर बदलें हम तो वो भी जो है डिसकंटिन्यू कर देते हैं टू फॉलो ओम्स लॉ। हमारे पास एक एग्जांपल है गैलियम आर्सेनाइड का, एक पॉपुलर एक नोन सेमीकंडक्टर हमारे पास है जो हम इसको बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब बात आती है रेजिस्टिविटी की। अगला टॉपिक हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की बात आती है पहले कंडक्टर्स। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो लो होती है कंपैरेटिवली टू अदर, बिकॉज कंडक्टर कंडक्ट करते हैं और कंडक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टिविटी। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा ही कंडक्टिविटी एक मेटल की होगी या कंडक्टर की होगी। अप टू 10⁸ तक ये होते हैं। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इसकी जो होती है रेजिस्टिविटी एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, अप टू 10⁻⁵। बात आती है इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर की जो होती है रेजिस्टिविटी वो सेमीकंडक्टर से भी ज़्यादा होती है, तो कंडक्टिविटी तो इसकी इन्वर्स चलती है, तो कंडक्टिविटी कम होती जाती है और जो है रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है व्हेन वी मूव कंडक्टर टू ग्लास एंड रबर वायर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो आगे वाला हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमें रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंस पर निकालनी है और सीरीज़ पैरेलल हमें करनी है जो हमने क्लास 10 में करे हुए थे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी। हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज़ ρT इज इक्वल टू ρ0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। हमारे पास जो ρ0 है, अगर उसमें डेल्टा टी टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, यानी कि पहला जो टेम्परेचर है उसमें कुछ ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो है ρT आता है। हमारे पास अल्फ़ा जो है वो थर्मल कोफिशिएंट है, और थर्मल कोफिशिएंट को अगर हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले लेना होगा ρT माइनस ρ0 अपॉन ρ0 इंटू डेल्टा टी। तो हमें जो चाहिए मेटल या कंडक्टर कुछ भी चाहिए तो हमें ρ0 पहले तो 1 करना पड़ेगा, जो रेजिस्टिविटी है उसकी वो 1 चाहिए, और जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन का होना चाहिए। तभी हमारे पास जो है जो थर्मल कोफिशिएंट है वो ρT के इक्वल आएगा, जो बाद की रेजिस्टेंस है टेम्परेचर डिपेंडेंस के बाद, टेम्परेचर वेरिएंस के बाद। अब बात आती है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की। कुछ रेजिस्टिविटी है जो चेंज करती हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस होने पर, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उन मेटल्स, कंडक्टर्स या कुछ भी हो उसमें जो है चेंज आएगा। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मेटल की अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी।
नेक्स्ट आते हैं हमारे अलॉय। अलॉय को हम यूज़ करते हैं अपनी लैब्स में, क्योंकि उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है, तो टेम्परेचर डिपेंड करता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता, नेग्लिजिबल सा चेंज आता है। डिपेंड वो भी करता है, लेकिन नेग्लिजिबल चेंज होने के कारण उसको हम लैब्स में रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। सेमीकंडक्टर्स का अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ भी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा। इंसुलेटर में भी ऐसा ही होगा, अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो वो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी। थर्मिस्टर्स में अगर लेते हैं, अगर हम हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जल्दी से बहुत सारी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। और सुपर कंडक्टर्स में ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है। HG और PV का एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास सुपर कंडक्टर्स हैं जो 4.2 केल्विन एंड 7.2 केल्विन रिस्पेक्टिवली पर ये काम करते हैं। अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर दैट इज़ 300 केल्विन, अगर उस पर हमारे पास कोई सुपर कंडक्टर अगर हमारे पास बन जाए तो हम लार्ज डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में भी ये काम करेगा। और थर्ड इसके एप्लीकेशन है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में भी काम आएगा। अब बात आती है सीरीज़ पैरेलल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की। दो हमारे पास आते हैं, एक सीरीज़ एक पैरेलल, जो हमने क्लास 10 में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो ज़्यादा उसको कवर नहीं करेंगे। हमारे पास सीरीज़ में फॉर्मूला है दो, हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हैं, दैट इज़ R total इज इक्वल टू R1 + R2। पैरेलल में यही लगे हैं, तो ये पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। और दो रेजिस्टर्स के लिए R1 R2 अपॉन R1 + R2। सो हमारे पास ये होता है आज का टॉपिक ख़त्म। और होप आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे।